आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 जो पिछले कल प्रस्तुत हुआ उस पर अपनी बात कहने के लिए आपके सबके बीच में हैं। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारत आज पूरी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी के रूप में सेहतमंद पंजाब ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है और कल जिस प्रकार से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है उसके लिए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बजट का पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बजट सर्वस्पर्शी है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में इस बजट के माध्यम से दिया गया है। अगर उस दृष्टि से हम इस बात को भी देखें कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह पहला बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं और सबसे बड़ी बात है इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इस बजट में एक चीज को लेकर के यह भी फोकस किया गया है कि ईज ऑफ लिविंग का रास्ता हम और आने वाले समय में किस प्रकार से मजबूत कर सकें। और खासतौर से इस बजट 2023-24 के लिए जो 3 मुख्य बिंदु हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो एजेंडे के रूप में जिसको हम देखते हैं एक तो देश के नागरिकों के लिए इस बजट के माध्यम से बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
दूसरा, विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। और तीसरा, देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इसमें प्रयत्न किए गए हैं। और इसके आगे मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, तो इस बजट की जो 7 जो प्राथमिकताएं दर्शाई गई है, जिसको आप लोगों ने पिछले कल भी बजट के एनालिसिस में भी देखा होगा अलग अलग चैनलों के माध्यम से, तो उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। समावेशी विकास नंबर 1, लास्ट माइल डिलीवरी नंबर 2 और नंबर 3 बुनियादी ढांचा और निवेश, नंबर 4 क्षमता को उजागर करना, और नंबर 5 हरित विकास, और उसके बाद युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये प्राथमिकताएं इस बजट के माध्यम से रिफ्लेक्ट हुई है, जिसके लिए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मित्रों, अगर हम सिलसिलेवार चीजों का जिक्र करने के लिए अगर आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात इस बजट के माध्यम से, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा बार बार आग्रह रहता है, अब जिक्र रहता है, और वो जिक्र इस बात का रहता है कि इस देश के हर नागरिक के पास अपना घर हो। और व्यक्ति का ये जीवन का एक सपना होता है कि अपना घर हो जिसमें वो रह सके। उस सारी बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहले से भी प्रयास किए हैं, लेकिन इस बजट के माध्यम से एक बहुत बड़ा साइजेबल इंक्रीज, जिसको कह सकते हैं 66% की इंक्रीज की गई है बजट में। और कुल मिलाकर के बजट प्रोविजन उसके लिए जो किया गया वो 79,000 करोड़ का किया गया, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक इंक्रीज है कि एक स्वप्न हर व्यक्ति का साकार हो, जिस स्वप्न में वो इस बात को देखता है कि मेरा अपना घर हो। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से पूरे देश के गरीब लोगों को तो बहुत बड़ी राहत होगी। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग हर व्यक्ति के पास अपना घर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो टूटा हुआ है, चाहे लेकिन पुराना है, लेकिन उसके बावजूद घर है। लेकिन ऐसी व्यवस्था के साथ उन लोगों के लिए भी एक रास्ता खुलेगा जिनका घर पुराना है, जिनके घर टूटे फूटे हैं, उनको अच्छा घर रहने के लिए उपलब्ध होगा बड़ी संख्या में। वो भी उसके लिए मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त एक चीज को हम और भी इसमें देखते हैं, अगर हम कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम इस बात का जिक्र करते हैं कि किसानों की आय को दुगना करना है, इस लक्ष्य को लेकर के हमको आगे बढ़कर के काम करना है, उस दृष्टि से भी प्रयत्न हुए। और अब की बार जो खासतौर से जो एक प्रयास हुआ है, जो मोटा अनाज जिसको हम मिलेट बोलते हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। और हमारा भी ये मानना है कि हमारी जो परंपरागत एक व्यवस्था रही है मोटे अनाज की उगाने की, खाने की, और जिससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए
जो सारी चीज़ें वो बहुत उपयोगी होती हैं, उस पर फोकस किया गया है। और भारत ने इस बार तय भी किया है कि मिलेट ईयर मनाने का इस बार, और इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की स्थापना करना ये भी एक बड़ा कदम है, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और इसके अतिरिक्त मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो हिमाचल प्रदेश ने एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक इनिशिएटिव लिया था, और वो इनिशिएटिव लिया था प्राकृतिक खेती का। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती को सरकारी क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था के अनुसार बजट प्रोविजन के साथ जो है उसको शुरू करने की पहल की है। और उस पहल में मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के सामने बहुत बेहतरीन काम किया है। और अभी हिमाचल प्रदेश के करसोग के निवासी नेकराम शर्मा जी को पद्मश्री का अवार्ड भी प्राकृतिक खेती के लिए मिला है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और प्राकृतिक खेती में पूरे देश भर में इस बार यह तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने के लिए व्यवस्था करेंगे। ये भी इस बात के लिए एक जो जिक्र किया गया है वो स्वागत योग्य है। और इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण और चीजों को लेकर के है, महिला और हमारे बुजुर्ग, इन दोनों वर्गों को और मजबूती और आगे बढ़ने के लिए उनका जीवन सुरक्षित हो, संरक्षित हो, उस दृष्टि से प्रयत्न किया गया। महिला समान विकास पत्र जारी करने का भी एक निर्णय जो लिया गया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिसमें 2 लाख पर 7.5% का जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये भी एक स्वागत करने वाला एक निर्णय है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उसी प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनकी बचत की जो लिमिट है 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए तक करना, ये भी निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य एक निर्णय है। और मैं दोनों निर्णयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये दोनों वर्ग को इस बजट के माध्यम से मदद हुई है, और मुझे लगता है कि इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत सार्थक रहने वाले हैं आने वाले समय में। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की अगर बात कही गई है, उस दृष्टि से भी मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। पूरे देश भर में पर्यटन के क्षेत्र में 50 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने का भी एक निर्णय लिया गया है, और जिसमें केंद्र सरकार अलग तरह से मदद का रास्ता निकाल करके उनको विकसित करने का काम करेगी। ये भी एक स्वागत योग्य है। और इसके साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, बाय एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए भी एक निर्णय लिया गया, जिसमें पूरे देश भर में 50 एयरपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और मैं ये समझता हूं निश्चित रूप से ये 50 एयरपोर्ट नए बनाने का निर्णय उस दिशा में है जहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और उसके साथ साथ में आम जनमानस को भी बहुत बड़ी एक कनेक्टिविटी की एक सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और उस दृष्टि से मेरा ये मानना है, और मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश सरकार भी इस दिशा में प्रयत्न करेगी। जो हिमाचल प्रदेश में मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की हमने एक
शुरुआत की है, जिसमें लीडार सर्वे, OLS सर्वे और बाकी औपचारिकताएं काफ़ी हद तक तो उसकी पूर्ण हो चुकी हैं और अभी उसकी औपचारिकताएं लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस के बहुत करीब पहुंच गई हैं। उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके अंतर्गत ये जो 50 एयरपोर्ट पूरे देश भर में मिलने वाले हैं, उनमें से एक एयरपोर्ट वो हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश सरकार लाने के लिए, बनाने के लिए आग्रह करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और हम भी इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे। और हेलीपैड भी, हेलीपोर्ट भी, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इस दिशा में भी एक निर्णय लिया गया है कि इसमें भी बहुत बड़े स्तर पर काम करेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में ड्रोन टेक्नोलॉजी में पॉलिसी बनाने वाला सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई भी हमको दी है। उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। खासतौर से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीजें आने वाले समय में होने वाली है और पर्टिकुलरली मैं इस बात को मानता हूं, चाहे वो रेवेन्यू का सेक्टर है, चाहे वो रेवेन्यू के सेक्टर के साथ साथ में हेल्थ सेक्टर में भी मेडिसिन की जो है वो दवाइयां पहुंचाने के लिए भी इसकी एक बहुत बड़ी मदद ली जा सकती है। और अभी हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है किन्नौर जिला में एक प्रयास किया गया कि क्या सेब की, एप्पल की ट्रांसपोर्टेशन भी इसके माध्यम से की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। उसमें एक प्रयत्न उस दिशा में जो किया गया है वो सफल रहा है। उसको फर्दर आगे बढ़ाने की दिशा में विचार चल रहा है, सारी चीज़ों को लेकर के प्रयास चल रहा है और मैं समझता हूँ उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा एक लाभ उस दृष्टि से रहने वाला है। मैं इसके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ केंद्रीय बजट में जो खास तौर से इसके लिए भी प्रायोरिटी दी गई है। और मुझे इस बात को लेकर के हेल्थ सेक्टर में भी इस बात के लिए प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में जहां 2014 से जो मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 157 कॉलेजेस में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी एक बड़ा निर्णय है जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अभी तक हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के रूप में 2 ही मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें IGMC शिमला और दूसरा लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज नेरचौक है। इसके अतिरिक्त चंबा के अलावा नाहन, टांडा और उसके बाद हमारा हमीरपुर, इन मेडिकल कॉलेज में भी BSc नर्सिंग की जो है वो कॉलेज खोलने की व्यवस्था होगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे बहुत सारी बच्चियों को रोजगार भी मिलेगा और ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा और हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की परिस्थिति में हम हो पाएंगे। एक और चीज को लेकर के मैं ये भी कहना चाहूंगा, हिमाचल पहाड़ी राज्य है, रेलवे कनेक्टिविटी हमेशा यहाँ का एक विषय रहा है, लेकिन अब की बार के बजट में मुझे इस बात की खुशी है कि कुल 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रेलवे के लिए रखा गया है और जो कि पूर्व में जो यूपी की गवर्नमेंट 2013-14 तक रही, उनके बजट से 9 गुना ज्यादा है, 9 टाइम्स इसकी जो है वो ज्यादा हमने इस बजट का प्रावधान किया है आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन गोइंग हैं, जिसमें भानुपल्ली बिलासपुर भी है, जिसमें ऊना से हमीरपुर का भी, और इसके साथ साथ में और भी बद्दी के लिए भी जो कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है रेलवे के माध्यम से, उन सभी प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलेगी। बजट के प्रोविजन के साथ हम आगे उसमें बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से उससे हमको बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा।
और इसी तरह से जो एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के विषय में एक बात जो कही गई है और निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए बड़ा लाभदायक और उपयोगी साबित होगा। और उसमें यह भी तय किया है कि अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और स्मार्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। ये भी एक स्वागत योग्य निर्णय है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इसके साथ साथ में मैं ये भी देख रहा हूं इस बजट में एक प्रयास हुआ है कि हर वर्ग को किसी न किसी तरह से मदद करने की बात आई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय इसमें जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा अंत में, अब विषय बहुत सारे हैं इसमें, मैं उनको सबको अब छोड़ देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी बजट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को लेकर के आज कवरेज भी हम देख रहे थे और उस बात को लेकर के सब बातें उसमें शामिल कर ली गई हैं, आ गई हैं काफ़ी हद तक। जो टैक्स स्लैब वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें 7 लाख रुपए तक के लिए कोई टैक्स नहीं। और उसके बाद जो स्लैब में जो चेंजेस किए हैं वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से की गई है, जिसमें 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स की बात अगर कहें, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और उसके बाद फिर आगे का उसके बाद जो है 30%। तो कुल मिलाकर के मैं जब कल एनालिसिस देख रहा था, जब डिस्कशन देख रहा था बजट पर, सब तरफ से इस बजट को पूरे देश के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट के रूप में भी और आगे बढ़ने के लिए कई विजन के साथ काम करने वाला बजट, इस तरह से इस बजट को देखा गया है। और मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए। और उस बजट के माध्यम से मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से जहां पूरे देश को बहुत बड़ा इसका लाभ होगा, वहां हमारा हिमाचल का पहाड़ी प्रदेश जो है, इस पहाड़ी प्रदेश के लिए भी उसके माध्यम से बहुत सारे रास्ते आगे बढ़ने के लिए विकास की दृष्टि से खुलेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं एक बार फिर से इस बजट का पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ठाकुर साहब, 2 सवाल। एक तो जो टूरिज्म प्रमोशन की बात की है मिशन मोड के तहत, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किए जाने की बात की। हिमाचल के रेफरेंस में ये कितना इम्पोर्टेंट है? दूसरा, जो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में हम 4 मेजर सेक्टर देखें, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हाँ जी, इनमें 0.13%, 0.22%, 0.64% एंड 0.52% जो बजट है वो कम हुआ है। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, एक तो खास तौर से मैं जो टूरिज्म की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी तक ऐसा है जिसको और ज़्यादा हम आने वाले समय में जिसका लाभ ले सकते हैं। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना ये हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, मैं समझता हूँ। उस दिशा में जो हमारी सरकार ने एक योजना हमने चलाई थी, नई राहें नई मंजिलें, उस दिशा में वही एक काम आगे बढ़ करके हम काम करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की अगर आप बात कहें तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सेक्टर है जो हिमाचल प्रदेश के हमारे बहुत सारे लोगों को एक आय का जरिया भी है। और पर्यटन के साथ इसको जुड़ने से हिमाचल की चीज़ बन करके लोगों तक पहुँचे और उसकी अच्छी एक मार्केट डेवलप हो और टूरिज़्म सेक्टर
के ही टूरिज्म के ही माध्यम से मैं मानता हूँ, तो इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं प्रमोट करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ आप 4 सेक्टर की अगर बात कह रहे हैं जिनमें बजट का, तो स्लाइड से उसमें कोई डिक्रीज़ हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी डिक्रीज़ किसी सेक्टर में जो हम देख रहे थे कल की, किसी बड़े सेक्टर में किसी इस तरह की नहीं है। स्लाइड सी है, तो मुझे लगता है कि उससे इन चारों सेक्टर में कोई भी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के रास्ते उसके बावजूद भी उसमें जो है वो खुले रहेंगे। ठाकुर साहब, मोदी सरकार का लक्ष्य था कि किसानों और बागवानों की आय 2 गुना हो जाएगी 23 और 24, लेकिन आय 2 गुना होने तो छोड़ो, जो फर्टिलाइजर है और उसमें भी महंगे हो गए हैं, और दूसरा परचेजिंग कैपेसिटी जो किसानों की है वो भी कम हुई है, तो इस पर सब्सिडी भी बिल्कुल बंद है। इस पर आपका क्या है? देखिए, एक बात को आप मान करके चलें कि कुछ सारे विषय इसमें जो है वो ये बजट केंद्रीय बजट है, और जहाँ तक हिमाचल के संदर्भ में आप इस बात को ज़रूर कह रहे होंगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली, जहाँ पेस्टिसाइड्स की अगर आप बात करें, अगर उसके साथ आप अगर खाद की अगर बात करें, उसमें जो चीज़ों को लेकर के तो थोड़ी बहुत पीछे कठिनाई आई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फोकस है एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर, सब सारे ओवरऑल दोनों सेक्टर में, उस फोकस के माध्यम से इन सारी चीज़ों का भी समाधान होने की उसमें गुंजाइश निकल आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सर, पिछले बजट में हमने देखा कि पहाड़ी राज्यों के लिए पर्वतमाला, पीएम गति शक्ति और रोपवे प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। हालांकि रेलवे में भानुपल्ली रेल लाइन का भी जिक्र आया था, लेकिन इस बार विपक्ष का मानना ये है कि इस बार पहाड़ी राज्यों को उसमें इग्नोर किया। नहीं, देखिए, एक बात को लेकर के उनको मालूम होता कि एक बजट में जिस स्कीम का इंक्लूजन हो जाता है वो फिर वो उस गवर्नमेंट की एक स्कीम बन जाती है, वो जो कॉन्टिन्यूटी में चलती है। पर्वतमाला एक ऐसी योजना है जिस योजना को समाप्त थोड़ी किया गया, कम थोड़ी किया गया, उसके लिए बजट प्रोविजंस हैं, और उसके साथ साथ में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम जो है वो शुरू हो चुकी है, उसके लिए व्यवस्था होगी। और दूसरे जो आप रोपवे की बात कर रहे हैं, रोपवे की जो बात पूरे यूनियन बजट में अगर आप इस बात को देखें तो उन सारी चीज़ों को, ड्रोन पॉलिसी, रोपवे, ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी के लिए, और उसके बाद जो हमारा नेशनल हाईवेज, 4 लेन्स, इन सारी चीज़ों के लिए इस बार का जो बजट प्रोविज़न जो है वो हायर साइड में दिखता है, और निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा उसका। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। अब हिमाचल जैसे ने आंकड़ों का जिक्र ही नहीं किया। देखिए, उसमें मैं समझता हूँ कि ये बजट 2024 के चुनाव से पहले का बजट, पूर्ण बजट के रूप में उससे पहले का बजट है। अगला बजट जो है वो वोट ऑन अकाउंट के रूप में आएगा। ऐसे में इस बात को हमको मान के चलना चाहिए। इस बजट में एक प्रयत्न किया गया है, जो प्रयत्न ये है कि इसमें कोई फ्री वीज का कोई कहीं भी इसमें जो है एक प्रयत्न नहीं हुआ, यानी कि जो मुफ्त यानी कि ये भी लो, वो भी लो, और इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए लो, ये बिल्कुल भी इस तरह से इसमें रिफ्लेक्ट नहीं है। इसमें जिस वर्ग को मदद करने की ज़रूरत है उसको मदद करने का रास्ता निकाला गया है, और उसके साथ साथ में जिस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा ज़रूरत है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयत्न किया गया है। और इसलिए ये बजट बिल्कुल एक 2000 जो हमारा 2023-24 का बजट है भले, लेकिन उसके बावजूद आने वाले जो है 25 साल जो हमारा अगला जो हमारा जो ये चलने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, शताब्दी वर्ष, हाँ जी, शताब्दी वर्ष, इसको अमृत काल का ये बजट पहला बजट है, और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, और उसमें एक दिशा जो है आने वाले 25 वर्ष के लिए इस बजट के माध्यम से। 5 साल आपकी भी सरकार रही, सीएम एंड हेडिंग द गवर्नमेंट, बट हिमाचल को अगर 47 के बाद देखें, हिमाचल हमेशा रेलवे में इग्नोर हुआ है। तो आपको क्या कारण लगते हैं कि बीइंग अ स्मॉल स्टेट हम इस चीज़ पे सफर करते हैं, या हिमाचल के जो लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री है, वो अपना केस टेकअप नहीं कर पाते हैं सेंटर? नहीं, देखिए, इस प्रकार से नहीं है। ये बात ठीक है कि जो रेलवे की एक एक्सपेक्टेशन हमेशा हमारी रहती है, पिछले कई सालों से इस बात का जिक्र होता रहता है अब हर वक्त जब बजट आता है, लेकिन इस बात को भी आप देखिए कि
पिछले 5 सालों में एक साइजेबल इंक्रीज उसमें आई है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है और मोर देन 300 करोड़ रुपीस का लैंड एक्विजिशन का तो हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, पिछली गवर्नमेंट ने क्लियर किया है रेलवे के लाइन बिछाने के लिए। और बजट में भी एक साइजेबल इंक्रीज हुई है, गति आगे बढ़ रही है। और भानुपल्ली बिलासपुर का काम जो है वो तेज गति से चला हुआ है। जितनी गति अभी है, इस तरह की गति पहले कभी नहीं थी। और उस तरह से हमारा जो ऊना से हमीरपुर के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का विषय, उसने भी गति पकड़ी है, उसमें भी प्रोसेस जो है तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन ये भी बात हमको मान के चलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट होने के कारण, पहाड़ी स्टेट होने के कारण, यहाँ रेलवे बनाना कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत जो है वो कॉस्ट वाइज जो है बहुत अंतर करता है। तो ये भी एक रीज़न रहता होगा। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट में प्राथमिकता निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को रेलवे के नेटवर्क को आगे बढ़ाने की है और उसमें निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा ही होगा। सर, रेलवे को लेकर ही मेरा एक और सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ऊना हमीरपुर की अभी बात, ये काफ़ी समय से लटकी हुई है, क्योंकि बीच में एक बार इसमें बजट को लेकर भी कई चीज़ें चली थी। और अभी जब वंदे भारत ट्रेन ऊना आई, उस वक्त भी प्रधानमंत्री के दौरे में ये प्रस्तावित था कि ऊना हमीरपुर की शिलान्यास किया जाएगा, पर वो कैंसिल हो गया था। तो अब आने वाले समय में बीजेपी हिमाचल प्रदेश को कैसे टेकअप करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास उसी प्रोजेक्ट का करते हैं जिसमें क्लियरेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। अभी क्लियरेंसेस के इश्यूज में थे जिसके कारण वो पेंडिंग हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है ये प्रायोरिटी से ड्रॉप हुआ है। ये प्रायोरिटी में अभी भी है, निश्चित रूप से होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में अगर 5 जगह वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है तो उसमें हिमाचल इज़ वन ऑफ देम। उसमें से हिमाचल प्रदेश, जब हिमाचल प्रदेश में शुरू किया था तो उस वक्त 3 जगह और थी, चौथा हिमाचल था। अब उसके बाद शायद मतलब 1 जगह कोई और एडिशन हुई है वेस्ट बंगाल की। तो उस दृष्टि से ये बहुत बड़ा एक प्रयास है हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का। सर, इस बजट में एक और बात आई कि जो सीमा के साथ सटे हुए गांव है, वहाँ टूरिज्म के पोटेंशियल को बढ़ाया जाएगा। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, किन गाँव में आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, इस बात को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से एक प्रयत्न है, वो प्रयत्न है कि जो बॉर्डर हमारे लगते हैं दूसरे देशों के साथ, वहाँ के लोगों के लिए सुविधाओं की दृष्टि से हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर हो, वहाँ कम्युनिकेशन की दृष्टि से कनेक्टिविटी बेहतर हो, और वहाँ लोग हमारे लोग जाएं, उनके साथ उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो लोग रहते हैं उसको भी अध्ययन करें, उनको हौसला, हिम्मत और सारी चीज़ों को लेकर के उनके बीच में जा कर के पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ उनका जीवन कैसा है वहाँ जा कर के देखें। ये एक सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश में भी उस दृष्टि से, हालांकि मैं विजिट किया हूँ, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं उन इलाकों में गया हूँ और उसमें सारी चीज़ों को देखा है हमने। लोग देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात सत्य है कि साधन और सुविधा की कमी के कारण थोड़ा जीवन कठिन है। उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न किए हैं और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ कर के काम होगा। मुख्यमंत्री ने पिछले कल एक आरोप लगाया कि कर्मचारी चयन आयोग में 5 साल तक 60% जो पेपर है वो लीक होते रहे, रूटीन वर्क ही बन चुका है। लेकिन मेरा उसमें अभी तक मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैं आज सिर्फ इतना ही कहना, आज मैं बजट पर ही बात कहने के लिए आया था, जितनी बात कहनी थी मैंने कह दी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बातों का ये ऐलान करना और कहा उस साथ में उन्होंने कि अभी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है। अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन को पब्लिकली रिवील करना तभी संभव होता है, तभी उचित होता है जब इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फैक्ट्स आ जाते हैं। और जब फैक्ट्स आएंगे तो उन सारी चीज़ों को लेकर के तब बात करेंगे, जवाब देंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने इस बात को इस तरह से किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनको कतई भी बख्शना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। थैंक यू।
बजट में क्या राज्य है और केंद्र सरकार जो है एक विशेष पैकेज एक साल और सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्ज स्टेट में किया एक पैकेज दे सकती है राज्यों देखिए, एक बात को मान करके चलना पड़ेगा उनको। हिमाचल प्रदेश को जो 50 साल के लिए जो लोन मिलता है और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, हम उसमें 800 करोड़ रुपए पहले उसमें ले चुके हैं। उनको प्रयत्न करना चाहिए और इस स्कीम को जारी रखा है प्रधानमंत्री जी ने, और जिसमें प्रदेश के पास बहुत सारा स्कोप होता है जिसको प्रदेश अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इस्तेमाल कर सकता है। उसमें उनको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपना पक्ष रखे, लेकिन सिर्फ कोसने से नहीं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब उनके पास प्रदेश का जिम्मा है, प्रदेश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। कब तक आखिरकार वो इस बात को लेकर के रोना धोना रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज़्यादा है। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। और मैं यही उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमने कोविड के बावजूद भी जो 2013 से 2017 तक उनकी सरकार रही, जितना लोन उस वक्त लिया उससे कम लोन लिया इन 5 वर्षों में। जो लिमिट थी हमारी लोन लेने की, उस लिमिट को हमने कभी टच नहीं किया, हमने उससे कम लोन लिया है। इस बात को भी उनको समझना होगा। और अभी बजट सत्र से पहले जो 3 दिन का सत्र विंटर सेशन धर्मशाला में हुआ और उसमें लोन की लिमिट को इंक्रीज करने का प्रस्ताव आया, वहाँ पर बिल आया और उस बिल में उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया, उसको 6% तक कर दिया। और उसके साथ साथ में ये भी उसमें कर दिया गया 150 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके, ये सॉरी 1500 करोड़ रुपए 1,500 करोड़ रुपए, मतलब यानी कि 1500 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके हैं। और जब तक ये 3 महीने का कार्यकाल इनका होगा, 2 महीने का कार्यकाल जो होगा उसमें मतलब 1500 करोड़ रुपए और लेने की इनकी तैयारी, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी इनकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको इस सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए और उस परिस्थिति में कैसे प्रदेश आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट के काम किस प्रकार से हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए अब जिम्मेवारी उनकी है। ये नहीं चल सकता है प्रदेश में कि आप संस्थानों को बंद कर दें, इंडस्ट्री में ताला, संस्थानों में ताला, हर जगह काम बंद, LOC बंद, सारी चीज़ें, टेंडर की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया, सारी व्यवस्थाओं को, सारा डेवलपमेंट स्टेट का स्टैंड स्टिल पे आ गया है, हर जगह ताला। ये इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने इस छोटे से इस कार्यकाल की मैं उतना ही कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करें, ये तालाबंदी बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, थैंक यू।